नमस्कार। अच्छा सलील चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज का वीडियो जो है दरअसल एक घटना पे आधारित है। 31 अक्टूबर 2022 को मैंने माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का एक पूरा भाषण सुना और ये भाषण उन्होंने सरदार पटेल के ऊपर दिया था और बहुत अच्छी उन्होंने बात कही कि सरदार पटेल के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि उस समय मैं था नहीं और सरदार पटेल के बारे में कभी भी बहुत ज़्यादा लिखा भी नहीं गया, ना कोई उनको बारे में कोई जानता है। और एक लंबा उनकी स्पीच थी और उन्होंने जो उनको पता था, खासतौर से वो कोऑपरेटिव से जुड़े हुए हैं तो उन्होंने पुराने कुछ अनुभव बताए जो उन्होंने जाहिर है अपने बुजुर्गों से सुने होंगे कि कैसे सरदार पटेल ने गुजरात में काम किया और कैसा उनका व्यक्तित्व था। तो अमित शाह जी के जो भाषण में बहुत सी बातें थी जिसने मुझे मजबूर किया कि क्यों ना हो मैं एक सीरीज़ शुरू करता हूं और हमारे पुराने जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं उनके बारे में रिसर्च करके और फिर मैं अपने फॉलोअर्स को बताऊं। और इस कड़ी में सरदार पटेल जिनका व्यक्तित्व मैंने भी काफ़ी उनके बारे में जितना हो सकता है पढ़ा और पढ़ने के बाद ये बात तो सही है कि वो भारत के पहले प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन गांधी जी के कहने के बाद उन्होंने उस पद का त्याग किया और जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री बने। ये हमारे नव युवकों को नहीं पता और ये पता होना ज़रूरी है कि सरदार पटेल ने किस प्रकार का त्याग किया उस ज़माने में। देश आज़ाद हुआ और वो भारत के गृह मंत्री बने। आज़ादी के बाद वो सिर्फ 3 साल तक ही जिए लगभग। गृह मंत्री का पद उन्होंने संभाला और जो मेन कार्य था वो ये था कि आज़ादी के बाद सेटलमेंट करना। और उस समय हमारे यहाँ यदि सरदार पटेल जैसा आदमी नहीं होता तो आप ये मान के चलिए कि इस देश के अंदर कम से कम 500 पाकिस्तान होते। और आपको ध्यान होगा कि मैंने एक बहुत पहले एक वीडियो निकाला था जिसमें मैंने कहा था कि आज़ादी के समय एक कंडीशन ये भी थी कि कैसे ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान को जोड़ा जाए और बीच से एक रोड बनाई जाए। वो बड़ी ख़तरनाक कंडीशन थी और वो गांधी जी की मृत्यु के बाद वो कंडीशन जो है वो हट गई, जैसा मुझे मेरे सोर्सेज ने बताया। तो सरदार पटेल का जो मेन काम था वो ये था कि 500 रियासतों को उन्होंने भारत में विलय कराया। और आज ये जो कश्मीर की समस्या है, कश्मीर की समस्या यदि जवाहरलाल नेहरू ने उस समय उनकी बात मान ली होती तो ये कश्मीर जो पीओके हम बोलते हैं वो हमारे हाथ से नहीं गया होता। ये एक बहुत बड़ी भूल थी। और मैं यहाँ पे ये बोलूँगा कि उस ज़माने में जो कांग्रेस के जो नेता थे वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं सॉफ्ट थे और पुराने संबंधों के कारण उन्होंने डिसीजन लेने में देरी करी, जो भी रहा होगा। लेकिन ये है कि इसके बाद भारत बच गया और आज जो कश्मीर हमारा है वो उसके लिए भी मैं सरदार पटेल को श्रेय दूंगा और कि उनके कारण ही वो कश्मीर जो आज का कश्मीर है वो हमारे पास है। मैं फोकस करूंगा सरदार पटेल की कुंडली में 1949 से 1967 का वक्त, जब राहु की महादशा थी और राहु की की दशा के पहले मंगल की महादशा अपने एंडिंग में थी। देखिए वृष लग्न की कुंडली है और कुंडली को ध्यान से देखें तो पहला स्थान खाली, वृष लग्न में कोई ग्रह नहीं है। दूसरा, तीसरा, चौथा खाली, पांचवें घर में केतु, छठे घर में बुध, सूर्य, गुरु और शुक्र और यहाँ पे बुध वक्री, सातवें घर में मंगल नीच का, आठवां घर खाली, नवें घर में शनि और मंगल। ये आदमी को एक जिद्दी बनाता है और ये जिद जो होती है वो देश के लिए थी कि हम देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और 10वां घर खाली और 11वें घर में राहु 11वें घर में बैठा हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि जो उन्होंने एक मिशन शुरू किया कि हम इन सब रियासतों को मिला देंगे और भारत में एक
एक अखंड भारत की जो उन्होंने कल्पना की थी, हालांकि कश्मीर चला गया, वो काफ़ी हद तक वो उसमें सक्सेस रहे। और इसमें मंगल और राहु, राहु 11वें घर में बैठा हुआ है और राहु का जो डिस्पोजिटर है वो 6ठे घर में बैठा हुआ है। तो आप ये मान के चलिए कि राहु ने उनको जुझारू बनाया। बुध यहाँ पे वक्री है और मैंने अक्सर बोला है कि जब भी किसी को फेफड़े की प्रॉब्लम होती है तो कहीं ना कहीं बुध उसमें इन्वॉल्व होता है, उसी कारण उनकी मृत्यु हुई। वापस जाते हैं अमित शाह जी की स्पीच पे, जिसको लेके बहुत कंट्रोवर्सी हुई और मैं उस कंट्रोवर्सी को लेके कभी कभी हंसता हूँ कि भारत के गृह मंत्री, चाहे कोई भी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे कोई भी होता, यदि वो कोई स्पीच देता है किसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के बारे में तो उस पर कंट्रोवर्सी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनकी जो स्पीच होती है वो एक गृह मंत्री के रूप में होती है। और सरदार पटेल की कुंडली को और यदि मैं बारीकी से जाता हूँ तो देखिए, मोदी जी जब चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने उनका एक स्टैचू बनाने का डिसीजन लिया और उसका उद्घाटन किया। जाके जब वो प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने उसका एज ए प्राइम मिनिस्टर वो स्टैचू, उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू देश को समर्पित किया, विश्व को समर्पित किया। और सरदार पटेल की जो एक अहमियत थी, जो उनकी पर्सनालिटी थी, उसके बारे में उन्होंने पूरी दुनिया को बताया। मैं अक्सर बोलता हूँ कि आदमी मर जाता है लेकिन उसकी कुंडली ख़त्म नहीं होती। और आप देखिए कि उनकी मृत्यु के कितने सालों बाद उनको याद करके एक स्टैचू बनाया गया। सरदार पटेल एक कांग्रेस के नेता थे, लेकिन बीजेपी वालों ने उनको एक सम्मान दिया। और ये पॉलिटिक्स से हट के बात करूँगा, पॉलिटिक्स पे नहीं जाऊँगा, लेकिन मोदी जी ने एक काम तो किया कि गुजरात के एक नेता को एक अच्छी श्रद्धांजलि दी, उनके बारे में बताया। यदि मैं कुंडली को देखूं तो ये सब हुआ इनकी कुंडली में बुध की महादशा में, और बुध वक्री है। और जब इस वक्री बुध को हम देखते हैं तो इसमें गुरु का प्रभाव होता है। हमारे यहाँ ज्योतिष में जुपिटर जो होता है वो मूर्ति को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब बुध की महादशा में कुछ ना कुछ इस दिवंगत आत्मा को याद करके कुछ ना कुछ इसके बारे में बनवाया जाएगा। ये कुंडली में दिख रहा था। और जैसे ही केतु कनेक्ट हुआ, प्रधानमंत्री के रूप में ये स्टैचू देश को समर्पित किया गया। और मैं आचार्य सलील चैनल की तरफ से और अपने फॉलोअर की तरफ से प्रधानमंत्री को बधाई देना चाहूँगा कि कम से कम इन्होंने गुजरात के इस नेता को और देश के इस नेता को पब्लिक के बीच में लाए। कम से कम ये है कि जब भी कोई स्टैचू देखने जाएंगे तो उनके बारे में समझेंगे, जानेंगे। मैं अमित शाह जी को भी अपने चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगा कि आपकी स्पीच बहुत अच्छी थी, मैं बहुत प्रभावित हुआ उस स्पीच से। इस कुंडली में जितना बोलूँ उतना कम है सरदार पटेल जी के लिए, लेकिन मैं माननीय अमित जी से कहना चाहूँगा कि देश में ऐसे बहुत से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं जिनको कभी पद नहीं मिला, लेकिन हम याद करते हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए। सरदार पटेल ही क्यों, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी छोटे छोटे स्टैचू की ज़रूरत है, और ख़ास तौर से उनके एरिया में मैं सोचता हूँ सरकार इसमें संज्ञान लेगी। नमस्कार।